द बॉयज यूनिवर्स का नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट वॉट राइजिंग है और इस बार फोकस एक्शन या शॉक वैल्यू पर नहीं है बल्कि उस ओरिजिन स्टोरी पर है जहां से वॉट का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ। ये शो 1950s में सेट होगा जब सुपर हीरो कल्चर अभी अपनी अर्ली स्टेज पे था और वॉट इंटरनेशनल उस कल्चर को कंट्रोल करने का ब्लूप्रिंट बना रहा था। द बॉयज में हमने देखा कि सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, लेकिन वॉट राइजिंग में हम देखने वाले हैं कि वो करप्शन आखिर शुरू कैसे हुआ। इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एक नॉर्मल सुपर हीरो प्रीक्वल नहीं होगा, ये एक मर्डर मिस्ट्री के फॉर्म में बताया जा रहा है जहां अर्ली सूप्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और हिडन एजेंडा सब एक दूसरे से टकराएंगे। इसका मतलब यह है कि स्टोरी का सस्पेंस सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि कौन जिंदा बचेगा, बल्कि इस बात पर होगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। वॉट राइजिंग का पायलट लाइकली एक ऐसे फेज में सेट होगा जब वॉट अभी अपने सुपर हीरोज को पब्लिक आइकन में कन्वर्ट कर रहा था। ये वो टाइम होगा जब कंपनी को समझ आ रहा था कि पावर्स का यूज सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, मीडिया और पब्लिक इमोशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। इस स्टोरी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यही है कि सुपर हीरोज का इमेज कैसे बनाया गया और उस इमेज के पीछे कितनी गंदी सच्चाई छुपी हुई थी। मर्डर मिस्ट्री एंगल इसको और डेंजरस बनाता है क्योंकि हर कैरेक्टर सस्पेक्ट भी हो सकता है और विक्टिम भी। वॉट का जो अर्लियर है ना वो काफी ज्यादा मेसी होगा क्योंकि उस टाइम पर रूल्स भी एस्टैब्लिश्ड नहीं हुए थे और जहां रूल्स नहीं होते वहां पावर और वायलेंस की कोई सीमा नहीं होती। द बॉयज फैंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शो का थ्रिल इस बात में होगा कि क्या इस शो में कोई गुड गाय है भी या नहीं। द बॉयज के जैसे सब लोग खून से लथपथ है। अगर हम वॉट राइजिंग के पहले प्रमोशनल मटेरियल पर नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है। सरफेस लेवल पर यह सिर्फ रेट्रो सुपर हीरोज का टीम लाइनअप लगता है, लेकिन थोड़ा क्लोजली देखो तो ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रक्चर के एक स्पेसिफिक ब्रांच को सिंबलाइज करता हुआ दिखता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता क्योंकि द बॉयज यूनिवर्स हमेशा सिंबॉलिज्म और पॉलिटिकल सटायर को स्मार्टली यूज करता है। इसलिए चांसेस बहुत हाई है कि ये ओरिजिनल सूप्स इंटरनेशनली अमेरिका की मिलिट्री आइडेंटिटी के अराउंड डिजाइन किए गए हैं ताकि सूप्स को मिलिट्री में फिट करके अपना बिजनेस और एक्सपेंड किया जा सके। चलिए एक एक करके सूप्स पर नजर डालते हैं जहां शुरुआत सोल्जर बॉय से करते हैं जो कि क्लासिक अमेरिकन आर्मी प्रोपेगेंडा पोस्टर जैसा लगता है। ब्रॉड शोल्डर्स, पेट्रियोटिक कलर्स, कॉन्फिडेंट स्माइल और नेशन का प्रोटेक्टर वाली इमेज। ये एग्जैक्टली वही टाइप का हीरोइक प्रेजेंटेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रिक्रूटमेंट पोस्टर्स और वॉर कैंपेन्स में यूज होता था। इसलिए हमारा मानना है कि सोल्जर बॉय आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्राउंड सोल्जर का सिंबल लगता है और इसीलिए वीवन लेने के बाद भी उसको उड़ने की पावर नहीं मिली, जबकि स्टॉर्म फ्रंट और बॉम्ब साइट के पास उड़ने की पावर्स है। अब बॉम्ब साइट का नाम आ ही गया है तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। बॉम्ब साइट का नाम ही एविएशन और एरियल वॉरफेयर से इंस्पायर्ड लगता है। रियल वर्ल्ड में बॉम्ब साइट एक टारगेटिंग डिवाइस होता है जो बॉम्बर्स यूज करते थे एक्यूरेट एयर स्ट्राइक्स के लिए। इनफैक्ट आप उसके कॉस्ट्यूम में बॉम्ब्स बने हुए देख सकते हैं जो कि शायद उसके अल्टीमेट अटैक को हिंट करते हो। अगर आप 1950 सेटिंग को देखोगे तो कोल्ड वॉर एरा में एयर सुपीरियोरिटी अमेरिका के लिए मैसिव ऑब्सेशन थी। फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और स्ट्रेटेजिक एयर कमांड ये सब नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बन रहे थे। इसके अलावा भी तो बॉम्ब साइट को जितना दिखाया गया उसके हिसाब से तो वो सुपर स्ट्रेंथ और इनवल्नरेबिलिटी के अलावा फ्लाइट की पावर शो कर चुका है। इसलिए हमारा मानना है कि बॉम्ब साइट एयर फोर्स या मिलिट्री एविएशन डिवीजन को सिंबलाइज करता होगा। अगर सोल्जर बॉय बूट्स ऑन द ग्राउंड पेट्रियोटिज्म रिप्रेजेंट करता है तो बॉम्ब साइट अमेरिका की आसमानी डोमिनेंस का प्रतीक लगता है। फिर आता है टोरपीडो, जिसका नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्टली नेवल वॉरफेयर से कनेक्टेड है। टोरपीडोज हिस्टोरिकली सबमरीन्स और नेवल कॉम्बैट का मेजर वेपन रहे हैं। मैरीटाइम मिलिट्री पावर अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस का ह्यूज पार्ट थी, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड में। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नेवल फ्लीट्स और ओशन कंट्रोल ये सब अमेरिका की सुपर पावर इमेज बिल्ड करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते थे। और वॉट अगर अपने सुपर हीरोज को मिलिट्री प्रोपेगेंडा एसेट्स की तरह मार्केट कर रहा था तो नेवी इंस्पायर्ड सूप बनाना ऑब्वियस स्टेप है भाई। लेकिन यहाँ पर ना एक और हिडन लेयर हो सकती है। द बॉयज यूनिवर्स में हीरोज कभी सिर्फ हीरोज नहीं होते, वो ब्रांडिंग टूल्स होते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये कैरेक्टर सिर्फ मिलिट्री ब्रांचेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि अमेरिका के आइडियलाइज्ड नेशनल इमेज को भी सेल कर रहे हैं। सोल्जर बॉय स्ट्रेंथ और पेट्रियोटिज्म, बॉम्ब साइट टेक्निकल सुपीरियोरिटी, टोरपीडो ग्लोबल रीच और नेवल डोमिनेंस। और फिर इस लाइनअप में एक और सरप्राइजिंग कैरेक्टर दिखती है जिसका नाम है प्राइवेट एंजल। अभी तक इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कम ऑफिशियली रिवील हुआ है, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन और इंसिग्निया को देखकर हम ये मान सकते हैं कि वो वॉर टाइम मेडिकल सपोर्ट या आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का सिंबलिज्म कैरी करती है। एंजल नाम हिस्टोरिकली बैटलफील्ड नर्सेज और मेडिक्स के कॉन्टेक्स्ट में काफी यूज हुआ है। तो हाँ, चांसेस है कि कैरेक्टर का रोल कॉम्बैट सपोर्ट, रिकवरी या ह्यूमैनिटेरियन इमेज से कनेक्टेड हो, जो कि वॉर के परफेक्ट प्रोपेगेंडा को शो करता है। अब क्योंकि मिलिट्री सिर्फ वायलेंस सेल नहीं करती, वो होप भी सेल करती है, जिसमें प्रोटेक्शन का वादा
ज्यादा रहता है अपने सेक्रीफाइस के दम पर, जिसको बाकी 3 सूप शो कर रहे हैं। तो ऐसे में प्राइवेट एंजल कंपैशन का पब्लिक फेसिंग सिंबल बन सकती है। यही चीज वॉट राइजिंग को और इंटरेस्टिंग बनाती है, जहां सरफेस पे ये रेट्रो सुपर हीरो टीम लगती है, लेकिन डीपर लेवल पर शायद ये अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी का सुपर हीरो वर्जन है। एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड इमेज जहां पर हर सूप सिर्फ पावर्स रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि नेशनल आइडियोलॉजी का एक स्पेसिफिक पीस रिप्रेजेंट करता है। और अगर शो जेन्युइनली इस एंगल को एक्सप्लोर करता है तो वॉट राइजिंग सिर्फ सुपर हीरो प्रीक्वल नहीं रहेगा, ये प्रोपेगेंडा, मिलिटरिज्म और कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग का डार्क ओरिजिन स्टोरी बन सकती है। क्योंकि द बॉयज में हमने देखा है कि वॉट हीरोइज्म या सेफ्टी सेल नहीं करता, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। पर क्या सोल्जर बॉय भी शुरू से ऐसा था, या वॉट ने उसको और बड़ा मॉन्स्टर बनाया? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सोल्जर बॉय का V1 होमलैंड को देना ये दर्शाता है कि उसके अंदर भी एक ह्यूमन साइड है जो सिस्टर सेज ने कंसीडर नहीं किया। सिस्टर सेज के हिसाब से वो एक निर्दय राक्षस था जो V1 डिस्ट्रॉय कर देता जब उसे ये पता चलता कि होमलैंडर ने स्टॉर्मफ्रंट के साथ में क्या किया। पर ये दाव उल्टा पड़ता है और इसीलिए वॉट राइजिंग एक इंटरेस्टिंग शो बन जाता है, जहां में सोल्जर बॉय को गुड बॉय से करप्शन की ओर जाता हुआ दिखाया जाएगा। अब एरिक क्रिप्के ने ये चीज तो क्लियरली बोल दी कि वॉट राइजिंग स्टॉर्मफ्रंट के कैरेक्टर को सिंपैथाइज नहीं करेगी क्योंकि वो नाजी है, पर सोल्जर बॉय के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। अब जिसको हम स्टॉर्मफ्रंट नाम से जानते हैं वो एज क्लारा वॉट या फिर कहें तो लिबर्टी के रूप में हमें वॉट राइजिंग में दिखेगी। अब क्योंकि लिबर्टी वाला इंसिडेंट 1970s में हुआ था तो ज्यादा चांसेस है एज क्लारा वॉट ही दिखाया जाएगा उसे। वॉट राइजिंग में उसका पास्ट वर्जन देखना और भी ज्यादा रिवीलिंग होगा, क्योंकि यहाँ उसकी पब्लिक इमेज और प्राइवेट आइडियोलॉजी का ओरिजिन दिखाया जा सकता है। अगर बाकी सूप्स अमेरिका मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्लारा वॉट आइडियोलॉजिकल क्रूअल्टी और मैनिपुलेशन का फेस बनेगी। इसके अलावा वही एक कड़ी है जो हमें दिखाएगी कि कैसे एक नाजी साइंटिस्ट अपने देश को छोड़कर अमेरिका में आया और यहाँ एक ऐसी कंपनी बनाई उसने जो सूप्स मैन्युफैक्चर करती है। वॉट राइजिंग के मर्डर मिस्ट्री फॉर्मेट होने से स्टोरी का पेस नॉर्मल प्रीक्वल से अलग होगा। हर कैरेक्टर के पास कुछ न कुछ छुपाने को होगा और हर रिवील के साथ सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। द बॉयज यूनिवर्स में ये अप्रोच परफेक्ट बैठती है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी ऑलरेडी सच, मीडिया और परसेप्शन के साथ में खेलती है। वॉट राइजिंग उसी आइडिया को और पर्सनल बना देगा। जॉर्डन निकोलो रिकी और ब्रायन स्मिथ जैसे एक्टर्स भी कंफर्म्ड है वॉट राइजिंग के लिए, लेकिन उनके किरदार भी एक मिस्ट्री है अभी। इसके अलावा सोल्जर बॉय के एक्टर जेंसन एकल्स ने कंफर्म किया है कि वॉट राइजिंग सिर्फ एक सीजन के लिए नहीं बल्कि इसमें मल्टीपल सीजन होंगे और इसीलिए उन्होंने शो के लिए हाँ किया था। तो तैयार हो जाओ द बॉयज जैसे एक और मजेदार जॉनर डिफाइनिंग शो के लिए। अल्टीमेटली वॉट राइजिंग का पर्पस ये नहीं होगा कि हमें हीरोज और ज्यादा कूल लगने लगे, उल्टा ये शो हमें बताएगा कि कैसे हीरो का कॉन्सेप्ट ही एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे द बॉयज के शो में हमने देखा है। पर वॉट राइजिंग इस फ्रेंचाइजी का सबसे डार्क क्वेश्चन का जवाब ढूंढता है कि इविल सोर्स आखिर था क्या। अगर द बॉयज ने हमें दिखाया कि सिस्टम कितना सड़ा हुआ है तो वॉट राइजिंग ये दिखाएगा कि वो आखिर सड़ा कैसे। तो तैयार हो जाओ एक मजेदार शो के लिए। तब तक द बॉयज का फिनाले एंजॉय करो। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि द बॉयज पर ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर पीस।